और भी ऐसे सॉन्ग देखने को मिलेंगे। दिनेश जी बिल्कुल, मैं आता हूं अधीर जी आपके पास। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी और दरअसल प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा वातावरण तमिलमय बना दिया, वही के पंडित अधीनम्स को बुला के सब कुछ करके सेंगोली वहां से लाके। दरअसल मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगला चुनाव तमिलनाडु से लड़ने जा रहे हैं और उसका एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। उसके लिए कन्याकुमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोयम्बटूर है, उसके अलावा एक आदि और भी है। दरअसल साउथ का दरवाजा बंद हो गया है, नॉर्थ कमजोर होता जा रहा है, तो कहां जाऊं मैं अल्टीमेटली? तो ये सोचते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद दरवाजा खुल जाए, लेकिन प्रधानमंत्री अगर जाएंगे हो सकता है अपनी सीट जीत भी जाए। वहां थोड़ा उनका प्रभाव है, कोयम्बटूर में प्रभाव है, थोड़ा कन्याकुमारी में प्रभाव है बीजेपी का थोड़ा सा, मैं मानता हूं, लेकिन उनको सीट मिलती नहीं वहां पर कोई, जब तक कि वो एआईएडीएमके के साथ नहीं जाते हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें वोट मिल भी जाए। तो ये इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेटजी बीइंग डिवाइस्ड की पूरा प्रोग्राम तमिल में बना दिया जाए, सेंगोल भी वहां से निकाला जाए, पंडित वहां से बुलाए जाए। तो ये सब कुछ एक क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड इवेंट मैनेजमेंट है। अधीर रोहल साहब, दरअसल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है पर्दे के पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बेचैनियां, बौखलाहट, घबराहट, और इस घबराहट के अंदर एक के बाद एक ऐसे निर्णय लेना, चाहे 2000 का नोट हो या कुछ और हो, वो ये दिखा रहा है कि हड़बड़ाहट में चीजें हो रही हैं। ये सेटल माइंड की चीजें नहीं है, ये सब चीजें जो एक्शंस हैं ये एक पीसफुल माइंड की चीजें नहीं है। और मैं लास्ट वीक एक लेक्चर में था जब बहुत सारे मेरे सामने करीब 150 स्टूडेंट्स थे, वहां से सवाल निकल कर आ रहे थे कि जो इंडिया की टॉक वाज ऑन द स्टेट ऑफ नेशन एक्चुअली, और वहां पे जो उन्होंने सवाल किए डायरेक्टली वो विचलित करने वाले थे कि वहां से ये पता लग रहा था कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो करीब 150 स्टूडेंट्स थे, तो एक एक करके सवाल पूछ रहे थे। तो मैं भी सोच रहा था कि सवाल कहां से निकल के आ रहे हैं और ये स्टूडेंट्स इतने डीपली जाके थिंक कैसे कर रहे हैं। तो एक नई विचारधारा का पता लग रहा है। लेकिन हाँ, सरकार की क्रूरता हो, निरंकुशता हो, भ्रष्टाचार हो या हड़बड़ाहट हो, सबके सामने है। अब छुपी हुई चीजें नहीं है, हालात धीरे धीरे बदतर हो रहे हैं। हो सकता है इसी को कम करने के लिए जल्दी चुनाव करवा दिए जाएं, जिसका पहला एपिसोड मैंने दिसंबर में किया था। तब कोई यकीन नहीं करता था। दिसंबर में मैंने कहा था कि चुनाव अगले नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। अधीर रोहल साहब। जी दिनेश जी, धन्यवाद। आपने जो सारी चीजें, और देसाई साहब ने भी और सेंगर साहब ने भी सारी चीजों का जिक्र किया और काफी चीजें इन्होंने विस्तार से बता दी हैं। ले देकर जिस दिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे निकले थे और उस दिन हम सभी चर्चा में थे, तो आपसे एक चीज शेयर हुई थी कि मैंने ये शेयर किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो घूम फिर कर अपने उसी एजेंडे पे आएगी और अपना असली चेहरा, जो ये एक नकाब मुखौटा लगाकर रखते हैं अपने आप मुंह पे कि वेलफेयर स्टेट है और सेक्युलरिज्म भी दिखाने की कोशिश कभी कभी करते हैं ये, और आरएसएस के प्रमुख उसमें ज्यादा भूमिका निभाते हैं, फिर मोदी जी कभी कभी सुनने को उनके मुंह से मिल जाता है। तो सारी चीजें जो हैं वो, लेकिन आखिर में ये जो छटपटाहट है, अब कर्नाटक चुनाव के नतीजे हो गए, उससे पहले दिल्ली एमसीडी के चुनाव के नतीजे हुए, और उससे पहले हिमाचल के साथ साथ हिमाचल विधानसभा के जो नतीजे थे, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इन्हें लग रहा है कि हमारे जो सारे झूठ फरेब या मुखौटा लगाकर ये घूम रहे थे, वो जनता ने वो मुखौटे उतार दिए हैं। तो अब अपना असली चेहरा लेकर ही ये सामने आए हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया, जब सेंगर साहब से आप बात कर रहे थे कि सावरकर की जरूरत क्यों पड़ती है, आप देखिए, मैं पहले भी कहा है कि मैं हटाया जाता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल कोर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सावरकर को लाया जाता है। दिस इज अनथिंकेबल कि पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स कोर्स के अंदर 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर में गांधी नहीं हो, जैसे गांधी की कोई भूमिका ही नहीं है। सर दिनेश जी, मैं इस चीज से, मैं वो पहले भी जिक्र किया था कि मैं इस चीज से ज्यादा विचलित नहीं होता हूं। गांधी को आप कहां कहां से हटाओगे? 2 अक्टूबर और 26 जनवरी या 30 जनवरी के दिन आपको गांधी की प्रतिमा के सामने 90 डिग्री में झुककर साष्टांग नमन करना पड़ता है। इस देश से बाहर जाते हो तो हर हवाई अड्डे पर एक लाठी लिए गांधी इन्हें मिलते हैं। हर जगह इनको गांधी की जरूरत पड़ती है।
क्या इनमें हिम्मत है? अगर इस देश के सिलेबस से ये गांधी को हटा रहे हैं, तो जहां पर ये बाहर विदेशों में जाकर बोलते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं, बुद्ध के देश से आया हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता विदेशों में जाकर ये बोल सकता है कि मैं सावरकर के देश से आया हूं, गोलवलकर के देश से आया हूं, हेडगवार के देश से आया हूं? उस दिन मैं नहीं चाहूंगा कि उस दिन हमारे देश के किसी बड़े नेता की ऐसी बेइज्जती हो वहां पर कि उसे यह सुनना पड़े कि वहां पर विदेशी पूछें कि सावरकर कौन है, हेडगवार कौन है, गोलवलकर कौन है। तो ये सारी चीजें, ये दिखावा इस देश में किया जा सकता है, ये पाखंड। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है वो गांधी का योगदान भी मानती है। सावरकर का योगदान जो था वो जेल जाने से पहले तक, अंडमान निकोबार की जेल में जाने से पहले तक जो था वो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो सावरकर की भूमिका थी और जो गोलवलकर, हेडगवार का भी आपने जिक्र किया और सारी चीजें सामने आई, लेकिन जो इनका चीज था, जो देश के संविधान को नहीं मानते, जो देश के तिरंगे झंडे को नहीं मानते थे, उन लोगों का चरित्र यही है। अब आज का जो मौजूदा दौर है, इस स्थिति में आप देख लीजिए कि जो इनकी निरंकुशता है, एक तरफ आप नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वहां पर वो चेहरा बैठा है कि जो एक तरफ आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सारी जो मातृशक्ति जिसे आप कहती है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को, उन महिलाओं का अपमानित करने वाला एक बेशर्म सांसद उसी संसद में बैठा था। और उन बेटियों को वहां पर किस तरह से घसीटा गया, जबकि आज से पहले भी एक जो जंतर मंतर है, उससे पहले हम सब जानते हैं कि बोट क्लब पर धरने होते थे, लेकिन बोट क्लब से हटाकर अब जंतर मंतर एक जगह दी गई है कि वहां धरने प्रदर्शन हो सकते हैं। हम सभी जर्नलिस्ट रहे हैं, हम सभी को पता है कि जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं और अगर आगे कहीं बढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है या उनको गिरफ्तार वहीं से कर लिया जाता है। एक टोकन गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन कल क्या होता है, उनको घसीट घसीट कर वहां से ले जाया जाता है और वहां पर जो उनकी सारी चीजें थी, जो रहने के बिस्तर थे, जितने भी चीजें थी, वो वहां पर बर्बाद कर दी जाती है, तोड़फोड़ होती है। तो ये एक निरंकुशता का प्रतीक वहां दिखता है जहां पर संसद के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति को बिठाकर रखते हो उस वक्त जब एक नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। दूसरी तरफ आप निरंकुशता जंतर मंतर पर दिखाते हो। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। अगर इस छोटे से प्रदेश का मैं जिक्र करूं, कोविड के दौर में जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, वो किटों में घोटाला करने के आरोप में उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद कर्नाटक की बात करें हम, देसाई साहब जानते हैं कि जब वहां पर पुल टूटा तो उसमें कौन लोग शामिल थे। आज हम केंद्र की बात करें तो चाहे हम सारे राफेल की बात करें, क्यों वो बंद लिफाफे दिए जाते थे जिसका चलन अब बंद किया गया है कुछ दिनों पहले। तो ये सारी चीजें हैं, राफेल में जो कुछ हुआ, फिर कर्नाटक की इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार, सारी चीजें हदें पार की गई है। ले देकर आप देखेंगे तो जो मैं दोबारा कह रहा हूं कि घूम फिरकर ये अपने उसी हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर आ रहे हैं। सावरकर इनके प्रतीक रहेंगे। और दिनेश जी, मैंने कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने वाले रोज भी कहा था कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी घूम फिरकर अगर अपने उसी पिच पर आ रही है तो ये एक्सपोज होगी। और जो आपने जिक्र किया कि जो जहां लेक्चर आपका हुआ कि वहां पर देश की युवा पीढ़ी जो 2012-11 से 14 तक बरगलाई गई, वो 9-10 सालों 12 सालों में देख चुकी है कि हमारे भविष्य क्या है। जो उस टाइम 25 साल के होंगे आज 38 साल के हो चुके हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब कि उनके बच्चों का भविष्य क्या है, उनका तो नहीं बन सका। जो 2011 के बाद जो एजेंडा चलाया गया इस देश में, वो अगर उस टाइम 23 साल के थे तो आज 36 साल के हो गए हैं। तो वो लोग देख चुके हैं कि इस सत्ता ने जो झूठे वादे किए थे, हमारा भविष्य तो नहीं बन सका। लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी, जो उनके छोटे बच्चे अब हुए हैं 36 साल के किसी युवक के, तो वो देख चुके हैं कि इस देश का भविष्य क्या है। इसीलिए जो आपके सामने बच्चों ने सवाल उठाए, वो इस देश का हर पढ़ा लिखा नागरिक अब उठा रहा है। और जो अब हाल ही में सर्वे आया है CSDS का, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस के वोटों में जो उछाल हुआ है 19 से 29%, जो पिछले 8.5 सालों में नहीं हुआ था, वो वजह यही है कि देश के नागरिक अब समझ रहे हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। झूठ फरेब के अलावा ये कुछ नहीं जानते। और आने वाले दिनों में भले चुनाव भी जल्दी हों,
जरूरत यह है कि विपक्ष किस तरीके से चुनाव को लड़ता है, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा सत्ता है वो किस तरह से अपनी निरंकुशता दिखाती है, उसका मुकाबला करने के लिए भी विपक्ष को पूरी तरह से तैयार रहना होगा।